हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आज की तारीख में ये बड़े बड़े कंपनियां छटनी क्यों कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं ये ले ऑफ की पूरी जानकारी। The mass layoffs continue at Facebook's parent company Meta. The Indian IT companies are going to lay off. And Amazon is starting a massive round of layoffs. When Meta is going through a rough patch at a time when the company has laid off 20% of its staff in the last 6 months. आज की तारीख में सुबह अखबार उठाते ही सबसे पहले एक खबर पर सबकी नज़र पड़ती है, चाहे वो इकोनॉमी वाला पेज हो या फिर न्यूज़ वेबसाइट का बिजनेस वाला कोना। पिछले कुछ महीने से एक ही तरह की खबर लगातार दिखाई दे रही है, जिनकी हेडलाइन में छटनी या फिर ले ऑफ वर्ड कॉमन है। इसमें एक ही खबर होती है कि फला कंपनी ने अपने इतने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया या फिर निकालने वाला है। और नौकरियां जाने का सिलसिला भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में चल रहा है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर या फिर हो माइक्रोसॉफ्ट। और तो और लाखों लोगों को खाना डिलीवर करने वाला स्विगी भी इस लिस्ट में शामिल है। और कारण सिर्फ एक, और वो है ले ऑफ, यानी कि कर्मचारियों की छटनी। अब सवाल ये आता है कि ये छटनियाँ क्यों? क्योंकि एक समय था जब हमारे और आपकी तरह ही भारत और दुनिया भर के करीब 1.5 लाख लोग भी अपनी जॉब कर रहे थे। इनमें से हजारों उन कंपनियों के एम्प्लॉय थे जिनमें नौकरी लगना मतलब लाइफ सेट होना माना जाता है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था तो फिर पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना क्यों शुरू किया, और 1.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों की हाथ से नौकरियां कैसे निकल गई, या फिर उन्हें नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं, और अब हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं। ये सवाल सच में किसी भी कर्मचारी के लिए दुखद घटना से कम नहीं है। और अब हालात ये बन चुका है कि यूरोप, जिसे लोग काफ़ी अमीर मानते हैं, अब वो गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहा रहे हैं और रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट को जरूरत पड़ने पर ही जला रहे हैं। घरों के अंदर लोग बिना हीटिंग के रह रहे हैं और महंगाई है कि आसमान छू रहा है। जर्मनी, जहाँ के लोग स्विमिंग पूल के वाटर को भी गर्म करके यूज़ करते थे, वहाँ पे स्विमिंग पूल के पानी को गर्म करने पर भी बैन लगा दिया गया है। वहीं फ्रांस की बात की जाए तो शॉप के बाहर जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उनके भी लाइट को बंद करने के लिए बोल दिया गया है। वहीं अमेरिका के अंदर भी लोगों की नौकरियाँ काफ़ी तेज़ी से जा रही है। फेसबुक, जिसे दुनिया का हर कोई व्यक्ति जानता है, जिसका नाम हर किसी के जुबान पर होता है, उन्होंने भी एक झटके में 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। और पिछले 18 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ जब फेसबुक को ये कदम उठाना पड़ा। साथ ही अपने टोटल स्ट्रेंथ में से 13% लोगों को फायर कर दिया। वहीं फेसबुक के कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन किया, लेकिन हालत ऐसे बने कि उन्हें भी मात्र 2 दिन के अंदर जॉब से निकाल दिया गया। उनमें से एक है भारत के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिमांशु वी। उन्होंने अपनी दुख भरी आप बीती लिंक्डइन पर शेयर की। वह मेटा ज्वाइन करने से पहले गिटहब, एडोब और फ्लिपकार्ट जैसे नामी कंपनियों में जॉब कर चुके हैं। हिमांशु ने अपने पोस्ट पर लिखा कि उन्हें मेटा ज्वाइन करने से 2 दिन बाद ही नौकरी से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि वह मेटा की ज्वाइनिंग के लिए भारत से कनाडा गए थे। उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि मैं मेटा ज्वाइन करने कनाडा गया था, लेकिन ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद ही मेरी जर्नी समाप्त हो गई। बड़ी संख्या में जो छटनी हुई उसका असर मुझ पर भी पड़ा। मेरा दिल हर उस शख्स के लिए दर्द महसूस कर रहा है जो इस हालात को झेल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आता है अग्रवाल का। उन्होंने कहा कि वह 1 हफ्ते पहले ही भारत से कनाडा शिफ्ट हुई थी और इतनी लंबी वीजा प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2 दिन पहले मेटा के साथ जुड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुखद दिन आ गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वह 2 साल पहले हैदराबाद में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में काम कर रही थी और उन्होंने मेटा के लिए ये नौकरी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि मेटा की तरफ से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंचों को हैंडल किया जाता है। और अब बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर ने अपने 3700 लोगों को निकाल दिया, अमेज़ॉन ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, वहीं HP ने 6,000 लोगों को निकाल दिया। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती है क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर से वही आता है कि आखिर ये छटनियाँ हो क्यों रही हैं और लोगों को निकाला क्यों जा रहा है। कहीं हमारा देश आर्थिक मंदी की तरफ तो नहीं जा रहा? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बेसिक ही जानकारी के बारे में जानना होगा, फिर आगे की बात ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मंदी है क्या और ये आम लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से असर डालती है। अगर किसी देश की GDP में लगातार 6 महीने तक यानी कि 2 तिमाही तक
गिरावट आती है तो इस दौर को अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी कहा जाता है। वहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार कम होती है तो यह इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी आर्थिक सुस्ती का दौर कहलाता है। अब बारी आती है डिप्रेशन यानी कि महामंदी की। यह दरअसल रिसेशन यानी कि मंदी का सबसे भयानक रूप है। अगर 2 तिमाही के दौरान किसी देश की जीडीपी में 10% से ज़्यादा गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अभी तक रिकॉर्ड हिस्ट्री में दुनिया ने एक ही बार डिप्रेशन का सामना किया है। भारत के संदर्भ में बात करें तो आज़ादी के बाद हमारे देश में अब तक 2 बार मंदी की मार पड़ी है। भारत ने पहली बार आर्थिक संकट का सामना किया था 1991 में। उस समय भारत की सही तस्वीर को समझने के लिए अभी श्रीलंका का उदाहरण देख सकते हैं। और 1991 में आए संकट का कारण आंतरिक थे। उस समय भारत के पास इतनी ही विदेशी मुद्रा बची थी कि महज 3 सप्ताह के आयात के खर्चे भरे जा सकते थे। भारत कर्जों के किस्तें चुकाने में असफल हो रहा था। देश का सोना बिक रहा था। हालांकि तब नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण जैसे बड़े कदम उठाकर देश को संकट से बाहर निकाला। दूसरी बार 2008 में भारत को इस मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस संकट के बीच बाहरी फैक्टर जिम्मेदार थे। तब भारत में तो आर्थिक मंदी नहीं आई थी, लेकिन अमेरिका जैसे अन्य देशों के संकट से भारत अछूता नहीं रह पाया। अब वापस आते हैं दुनिया भर में हो रही इन छटनियों की वजह पर। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बहुत से लोग किसी दुकान या फिर मॉल पर सामान खरीदने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दुकान और मॉल में भीड़ ज़्यादा होगी और ऐसे में दुकानदार पैसे भी ज़्यादा कमाएगा और काम भी ज़्यादा होगा। और काम भी ज़्यादा होगा तो कर्मचारी भी ज़्यादा ही होंगे। वहीं अगर लोग कम सामान खरीदने जाएंगे या फिर कम होंगे या फिर भीड़ कम होगी तो दुकानदार को फ़ायदा भी कम होगा और साथ ही वहाँ की काम भी कम हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी दुकान या मॉल में काम कम है तो अधिक कर्मचारी रखकर वो अपना घाटा तो नहीं करना चाहेंगे, तो इसी कारण कर्मचारियों को भी जॉब से निकालना पड़ेगा। और वहीं मॉल और दुकानों में सामानों की बिक्री कम हो रही है तो कंपनी भी जो सामान मैन्युफैक्चर करती हैं वो भी अपनी प्रोडक्शन कम करेगा क्योंकि उनको भी फ़ायदा कम हो रहा है। और फिर कंपनी में भी फायरिंग होगी और लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा क्योंकि लोग मार्केट में सामान कम खरीद रहे हैं। और जब लोग मार्केट में कम सामान खरीदते हैं तो रिसेशन आता है और जब रिसेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आता है। अब जीडीपी समझ गए, साथ ही रिसेशन भी समझ गए। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, फिर बात करेंगे करंट सिचुएशन की। तो जब मार्केट में किसी सामान की डिमांड होती है और सामान कम होता है तो महंगाई बढ़ती है। वहीं डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होता है तो कीमत गिरती है। वैसे कोविड के टाइम पे मेडिसिन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए दवाइयों के रेट उस टाइम पे सबसे ज़्यादा थे। वहीं होटल्स की ज़रूरत कम थी तो उसके दाम घट गए थे। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ये इन्फ्लेशन क्या लोगों के खरीदने और बेचने से हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो लोग सरकार को क्यों कोस रही है, भला बुरा क्यों बोल रही है? तो सरकार क्या महंगाई और इन्फ्लेशन को कम कर सकती है? तो इसका जवाब है कि हर गवर्नमेंट के पास अपने टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह एक ड्राइवर को स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए एक्सीलरेटर को दबाना पड़ता है और गाड़ी को स्लो करने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक उसी तरह देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें भी एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ता है और उस ड्राइवर का काम सेंट्रल बैंक करता है। जब देश की ग्रोथ रुक गई हो या फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई हो तो ऐसे में सेंट्रल बैंक पैसों की सप्लाई बढ़ाता है। देश में वैसे मनी सप्लाई के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे पैसों की प्रिंटिंग की जाती है, इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है और जब आरबीआई बाकी बैंकों की इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो फिर मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है। वैसे इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने तरफ से रिसर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसकी शुरुआत होती है लॉकडाउन से यानी कि कोविड-19 से। और उस समय की हालत तो सभी को पता ही है कि हालात ऐसे बन चुके थे कि लोगों को सोचना पड़ रहा था कि हम आखिर क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े कंपनी भी बंद हो रही थी। और इन्हीं सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीम लागू की, जैसे बिजनेस को सपोर्ट किया, लोन के इंस्टॉलमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया और ऐसे बहुत कुछ। और बात की जाए अमेरिका की तो जिन कर्मचारियों की जॉब छूट गई थी उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, टैक्स में छूट दी। तो इसी तरह पूरी दुनिया भर की सरकारों ने अलग अलग
तरीकों को अपनाया और पैसे इंजेक्ट किए ताकि जो इकोनॉमी एक कदम से नीचे आ रही है वो बराबर में आ जाए और देश की जीडीपी में सुधार आए। और जब ऐसा किया गया तो लोगों के पास पैसा तो आया, लेकिन कोविड और लॉकडाउन के कारण पैसे खर्च नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ लोगों ने पैसे खर्च करना शुरू किया, लेकिन फिर भी सप्लाई उतनी ही थी और डिमांड अचानक से बढ़ गई थी। और जब ऐसा होता है तो महंगाई भी बढ़ जाता है और ऐसा ही हुआ। खैर, ये कोई शॉकिंग खबर नहीं थी क्योंकि सरकार को इसके बारे में पता थी और वो ये भी जानते थे कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन हालात तब खराब हुई जब यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ और इसके चलते गवर्नमेंट के सारे प्लान फेल हो गए और कोविड के चलते जो प्लान बनाए थे वो सारे प्लान धरे के धरे रह गए। और पूरी दुनिया जो कोविड महामारी से निपटने में लगी थी वो एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस पर आकर खड़ी हो गई। और फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर एक के बाद एक सैंक्शन लगाए और अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ऐसे में एक देश के ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है तो वो देश अकेला सफ़र नहीं करता है, इससे बाकी देशों को भी काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन इसके बाद भी सैंक्शन रुके नहीं। रशियन बैंकों को सिर्फ नेटवर्कों से ही बाहर नहीं किया गया, साथ ही रशियन बैंकों के जो एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया। अब ये बात तो सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया ये दोनों कंट्री वर्ल्ड के सबसे बड़े व्हीट एक्सपोर्टर में से एक हैं। और जैसे युद्ध शुरू हुआ दुनिया भर में जो फ्रूट प्राइसेस थे उनको भी जोर का झटका लगा। इसके साथ ही रशिया गैस और ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक हैं और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है रशिया। और दुनिया के लगभग 12% फूड ऑयल रशिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कनाडा, यूरोप इन सब ने मिलकर रशिया को सबक सिखलाने के लिए रशिया के ऑयल और गैसेस पर भी बैन लगा दिया। वहीं अगर कोई और देश रशिया से ऑयल और गैस खरीदेगा उनके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे, लेकिन हमारा इंडिया अभी भी उनसे ही इंपोर्ट करता है। खैर, वो बात अलग है। और जब ये बैन लगाया गया तो कंट्रीज को रशिया को छोड़कर बाकी अन्य देशों से ऑयल और गैस इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन इससे हुआ ये कि डिमांड तो वही थी ऑयल और गैस की, लेकिन जो देश सप्लाई कर रहे थे वो कम हो गए और इसके कारण पूरी दुनिया में ऑयल और गैस के दाम बढ़ गए। और जब ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो हर एक चीज़ में उसका फर्क जरूर पड़ता है। और जैसे जैसे ये सैंक्शन लग रहे थे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि यूरोप रशिया को मुश्किल में डाल रहा है या फिर खुद मुश्किल में आ रहा है। और इन्हीं सब कारणों के कारण यूरोप खुद दिक्कत में पड़ गया और यूक्रेन रशिया वार यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी आपदा लेकर आया। और इसका सबसे बड़ा कारण था नेचुरल गैस। और ये नेचुरल गैस यूरोप के लिए जिंदगी है। और विंटर के टाइम पे यूरोप में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि लोग बिना गैस के रह नहीं पाते। और ये नेचुरल गैस ही है जो वहाँ के लोगों को गर्म रखती है। लेकिन नेचुरल गैस से पहले ये लोग कोयले पर निर्भर होते थे, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ये खुद गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि बाहर से लेते हैं, जिनमें से रशिया इनका सबसे बड़ा सप्लायर है। और लोगों को ठंड के मौसम में अपना घर गर्म करना हो, लाइट जलाना हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर फैक्ट्री चलाना, हर चीज़ के लिए इनको नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है। और 34% से भी ज़्यादा एनर्जी गैस से आती है यूरोप में। और यूरोप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस इंपोर्ट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तब हुई जब अगस्त के महीने में रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 बंद कर दी और कहा कि ये तब तक नहीं खुलेंगे जब तक सारे सैंक्शन नहीं हटेंगे। Winter is around the corner and their biggest gas pipeline has been shut, the Nord Stream 1. और इसी के साथ साथ इनकी इकोनॉमी और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और आज के डेट में ये लोग बिजली बचा रहे हैं, यानी पावर कट कर रहे हैं, जितना कम से कम हो सके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे जैसे ठंड आ रही है यूरोप के लिए और भी मुश्किल हो रहे हैं। और कोविड को संभालने के चक्कर में जो इन्फ्लेशन हुआ था वो अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के चलते महंगाई और बढ़ गई। और यही कारण है कि यूएस और यूरोप जैसे देशों में इन्फ्लेशन हर 2 महीने में दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में जो हालात बनी हुई हैं, पिछले 1 साल में जितनी भी सरकार है पैसा इंजेक्ट करके संभालने की कोशिश कर रही है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि अभी तो फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और ये बात 2023 के लिए ही कही गई है। इकोनॉमिस्ट न्यूरियल रूबिन, जिन्हें डॉक्टर डूम भी बोला जाता है, क्योंकि जब 2008 में रिसेशन आया था पूरी दुनिया में तो इन्होंने पहले ही बता दिया था। और अब इनका कहना है कि 40% तक शेयर मार्केट गिरने वाला है और इस बार का जो रिसेशन आने वाला है वो 2008 वाले रिसेशन से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। वहीं यूरोपियन कंट्री का कहना है कि इस ठंड में यूरोप के 19 देश रिसेशन में चली जाएगी। और यूएस में जो बेरोजगारी है वो इतना ज़्यादा है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो बेरोजगारी से निपटने के लिए जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खतरे में डाल सकता है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह रिसेशन पूरे 2024 तक रहेंगे
और जो डेवलप कंट्री है उनमें लगभग 33 लाख तक नौकरियां जाएंगी। और इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो है आईटी सेक्टर्स पर, क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वो ले ऑफ अनाउंस कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड, क्योंकि जब कोविड के समय में हर तरफ दिक्कत थी उस समय टेक सेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा ही फायदा कमाया था, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से डिजिटल तरीके से कनेक्ट हो रहे थे। और उस समय ऐसा था कि जब ये कंपनी लोगों को एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हायर कर रहे थे। और उस समय सिचुएशन ये थी कि टेक कंपनी अपने कर्मचारियों को डबल सैलरी तक ऑफर कर रही थी, वो भी डिमांड के कारण। लेकिन जैसे ही कोविड का दौर खत्म हुआ वैसे ही सब नॉर्मल होने लगा। और फिर क्या था, इन टेक कंपनियों ने जितनी ज़्यादा मात्रा में कर्मचारी हायर किए थे उन सबको निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अभी जो ले ऑफ चल रहा है वो जो जूनियर लेवल के आईटी प्रोफेशन है उनका चल रहा है। और जो कंपनी ले ऑफ नहीं कर रही है वो हायरिंग बंद कर दिए हैं। और अगर आज की डेट में जॉब देखने जाओगे तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर आप आईटी सेक्टर में हो तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया के जितने भी टेक कंपनी हैं वो ज़्यादातर यूएस और यूरोप में अपनी आउटसोर्स करती हैं। और जब वहाँ की हालत ही ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा ही। इसी के साथ कुछ टाइम पहले स्टार्टअप्स का बूम आया था, उस पर भी इसका असर पड़ा था। और जैसा कि पहले के टाइम पे लोगों को आराम से फंडिंग मिल जाती थी, लेकिन अभी की हालत को देखते हुए इन फंडिंग में भी दिक्कत आने लगी है। और जिन कंपनियों ने एक्सपेंशन करने के लिए लोन लिए थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण उनकी भी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और नौकरी ट्रेड स्पीकर जो हायरिंग ट्रेड मेजर करती हैं, उनके डेटा के हिसाब से इंडियन टेक इंडस्ट्री में इन्हीं एक साल में 18% तक कम हायरिंग हुई है। और जनवरी 2022 में जो इंडियन स्टार्टअप्स ने $4.6 बिलियन की जो फंडिंग थी उसे बड़े आराम से उठा ली। लेकिन बात करें नवंबर की तो ये घटकर 73% हो गई, यानी कि $1.1 बिलियन। अब बात करें फेसबुक की तो 18 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब फेसबुक ने एक ही झटके में पूरे 11,000 लोगों को निकाल दिया। और ये यूएस का सबसे बड़ा ले ऑफ है। इनके 18 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब फेसबुक लॉस में गया हो, लेकिन ये सब उनके साथ पहली बार हुआ। वैसे इन्होंने ले ऑफ तो किया ही, साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अगले क्वार्टर में हायरिंग भी नहीं होगी। और फेसबुक के साथ दो चीज़ें हुई हैं। पहला, इन्होंने मेटावर्क के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी जो अर्निंग है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और जिस तरह से फेसबुक अपने मेटावर्क में इन्वेस्ट कर रही है, ये सब इनके इन्वेस्टर को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके शेयर के प्राइस को देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिन ब दिन इनके शेयर गिरते जा रहे हैं। और इनकी इस लॉस की बात करें तो इनको बिलियंस में लॉस हुआ है। और फेसबुक जो पैसा कमाता है वो अपने एड से कमाता है। जैसे कोई बंदा अगर फेसबुक से अपने पेंटिंग का एड कराता है तो ये एड उन लोगों को दिखाया जाता है जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। और फेसबुक ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि आपका सारा डेटा उनके पास होता है, यानी कि सारा डेटा को वो ट्रैक करता है। लेकिन इससे बचने के लिए एप्पल ने अपने फ़ोन में एक फीचर दिया है, जिससे अगर आप चाहो तो अपने डेटा को ट्रैक होने से बचा सकते हो या फिर रोक सकते हो। और इसके कारण फेसबुक का एड रेवेन्यू भी काफ़ी नीचे चला गया। लेकिन फेसबुक का ये भी मानना है कि आने वाले टाइम पे इनका मेटावर्क लॉन्ग टाइम के लिए इनको बेनिफिट कराएगा। खैर, ये सब तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इस सिचुएशन से बचे कैसे, यानी हम ऐसा क्या करें कि इस तरह की दिक्कत का हमें सामना ना करना पड़े। यानी मंदी के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को अनावश्यक खर्चे बंद करने चाहिए। और खर्चों को कम करने के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इस बात का हिसाब निकालिए कि हर महीने आपको सर्वाइवल के लिए कम से कम कितने पैसों की ज़रूरत है। अब प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड हो। अब इसको समझने के लिए ये मान लीजिए कि आपके पास ज़रूरी खर्चे, मकान किराया, EMI और खाने पीने के सामान आदि को मिलाकर हर महीने 30,000 रुपये का ज़रूरत है, तो आपको कम से कम 1,80,000 का इमरजेंसी फंड तैयार रखने की ज़रूरत है। और ऐसे फिजूल खर्चियों पर सख्ती से रोक लगाएं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। यह सवाल जितना स्वाभाविक है, जवाब भी उतना ही सिंपल है। जैसे फिजूल खर्ची रोको। सामान्य दिनों में लोग ठीक ठाक पैसे को ऐसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिनको किए बिना भी जीवन अच्छे से चल सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझिए। लोग अक्सर कभी रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर करने चले जाते हैं या सिनेमा देखने सिनेमा हॉल चले जाते हैं। इसी तरह लॉन्ग ड्राइव है, आइसक्रीम खाने के लिए खूब दूर निकल जाना। ये ऐसे खर्चे हैं जो ना किए तो भी जीवन चल जाएगा। और साथ ही ऐसा भी होता है कि लोग मार्केट जाते हैं और कोई कपड़ा पसंद आ जाता है तो लोग उन्हें खरीद लेते हैं, जबकि पहले से उनके पास कई ऐसे कपड़े होते हैं जिनका बहुत कम इस्तेमाल होता है।
मंदी से लड़ाई की तैयारी में सबसे प्रमुख हथियारों में से है इस तरह के फिजूल खर्ची को रोक देना। वैसे अभी भारत में भी क्रेडिट कार्ड का चलन काफी बढ़ गया है। अब तो बाय नाउ पे लेटर मतलब BNPL जैसी सुविधाएं भी आ गई हैं। इनमें सुविधाएं तो होती हैं लेकिन मुसीबत भी बढ़ती है। तत्काल पैसा न होने के कारण भी लोग क्रेडिट कार्ड या BNPL से खर्चा कर लेते हैं। इससे फिलहाल तो काम हो जाता है लेकिन आने वाले महीनों के लिए प्रेशर बढ़ जाता है। मंदी से बचाव के उपाय दरअसल आने वाले महीनों को सुरक्षित बनाने के उपाय ही हैं। तो बाद में प्रेशर बढ़ाने वाले काम को कम करना भी काफ़ी आवश्यक है, ताकि जब मंदी आ जाए तब आपके ऊपर देनदारियों का बोझ कम रहे और आपके हाथों में इतनी पर्याप्त पैसे बचे रहे जिनसे सारे जरूरी काम होते रहे। इसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेने में देरी ना करें, क्योंकि बीमारी एक ऐसी आपदा है जो कब आ जाएगी किसी को पता नहीं। वो कहावत है ना कि बीमारी बताकर नहीं आती, क्योंकि बीमारी के इलाज में खर्चे भी अचानक सामने आते हैं और अच्छे अस्पतालों में इलाज करना मतलब पूरा बजट बिगाड़ना और अच्छे इलाज नहीं कराना खुद को जानबूझकर खतरे में डालना है। तो बिना कोई देरी किए इसे खरीद लेना ही समझदारी वाला काम है। तो उम्मीद है कि ले ऑफ से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।